हेलो। 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 हाँ। तो सर, कल अपना टॉपिक हुआ था पॉपुलेशन के बारे में। ये जिराफ के ऊपर थ्योरी किसने लिखी थी? लेमार्क ने लिखी थी। क्या बोला था उन्होंने? एक्वायर्ड कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। लेमार्क के थ्योरी को किसने काउंटर किया था? लेमार्क के थ्योरी को किसने अपोज किया था? वो उन्होंने माउस लिया था, टेल काटी थी। किसने किया था? वाइजमैन ने किया था। आज का टॉपिक थोड़ा अलग है, तो फोकस रखो। तुला दिसते बेटा तिथनं? इथे ये तू, इथे इथे। हाँ, तुला दिसतंय? श्रावण जागा चेंज केली तू? एक नया प्रिंसिपल है वहां पे, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। आईएमपी करो। कौन सा प्रिंसिपल? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। आईएमपी है, बहुत आईएमपी है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये साइंटिस्ट का नाम बेटा हार्डी वेनबर्ग। इन्होंने हमसे कुछ बात किया था। वो बात करने के पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। सुन लो मेरी बात बेटा, सुन लो मेरी बात। एक पॉपुलेशन है, थीम सुन लो। एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में ये पीले कलर की कॉलोनी है, इसमें लाल कलर की कॉलोनी है, और इसमें बेटा एक पिंक कलर की कॉलोनी है। इसमें तीन प्रकार की कॉलोनी है। अब ये जो पीला कलर है, ये 10 जन है, लाल वाले 7 है, और पिंक वाले 6 जन हैं। तो मुझे ये यहाँ पे आपको बात करनी है। ये जो आपको दिख रहा है, पीले 10 है, लाल 7 है और पिंक 6 है, वो एज इट इज रहने चाहिए। ये पॉपुलेशन स्टेबल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? कुछ भी हो जाए, ये स्टेबल रहना चाहिए, ये अनस्टेबल नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, अगर मेरे क्लास में आज 40 बच्चे हैं, तो कल भी मुझे इतने ही चाहिए, परसों भी इतने ही चाहिए। इसका मतलब है सर, पॉपुलेशन मुझे स्टेबल चाहिए। क्या चाहिए? ना कम ना ज़्यादा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में आपका पॉपुलेशन स्टेबल चाहिए क्लास का, वो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो मैंने आपसे बोला ये कॉलोनी है, इसमें ये लोग हैं पीले, लाल और पिंक। ये लोग मुझे जितने हैं उतने ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। क्या कंसेप्ट है ये? और इसी पे इन्होंने बात किया था, इन दोनों ने। तो पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। उसके पहले कुछ फैक्टर, कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगा जो इस पॉपुलेशन को अनस्टेबल करते हैं, इस पॉपुलेशन को अनस्टेबल करते हैं। सर, कौन कौन से पॉइंट है जो इसको अनस्टेबल करते हैं? तो आपने हेडलाइन लिखा ना ये, उसके बाद लिखो फ्यू फैक्टर्स। लिखो फ्यू फैक्टर few factors for population, few factor, ऐसा लिखो few factor which affect, few factor which affect population stability, few factors which affect
population stability and formation of new species and formation of new species and formation of new species. तो फैक्टर के नाम लिखिए। पहला है जीन फ्लो, दूसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तीसरा है माइग्रेशन सॉरी म्यूटेशन म्यूटेशन, चौथा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और पांचवा जो है बेटा वो है नेचुरल सिलेक्शन। ये कुछ पॉइंट है, ये कम से कम ये 5 पॉइंट है जो पॉपुलेशन पे असर करते हैं। हो गया? रिपीट करो। विच आर द 5 फैक्टर अफेक्ट ऑन पॉपुलेशन स्टेबिलिटी? जोर से बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। याद रखो आईएमपी है। पहला लिखो जीन फ्लो, पहला लिखो बेटा जीन फ्लो। इसकी मैं आपको स्लाइड दिखाता एक बार। अरे यार ये क्या हो गया? पहले क्या लिखा आपने? जीन फ्लो ना, ऑल्सो कॉल्ड मतलब और जीन माइग्रेशन, जीन माइग्रेशन। जीन फ्लो ऑल्सो कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन। मैंने आपको अभी इसके बारे में बात किया। देयर आर 5 फैक्टर्स which affect on population stability: gene migration, genetic drift, mutation, recombination and natural selection। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जीन माइग्रेशन की, समझा के दूंगा। पहले हम इसके एक बार डायग्राम तो देख लेते हैं। मेरी बात सुन लो बेटा, जीन माइग्रेशन क्या होता है?
दो तरह की कॉलोनी है, एक इंडियन कॉलोनी, एक फॉरेन कॉलोनी। जैसे इंडियन लोग और एक तरफ है वेस्टर्न लोग, मतलब यूरोप वगैरह। जब यहाँ के लोग उधर जाते हैं, उधर सेटल हो जाते हैं, तो सिर्फ लोग नहीं जाते, उनके डीएनए भी जाते हैं। जब वहाँ के लोग इधर आते हैं, सिर्फ वो लोग नहीं आते, डीएनए भी आते हैं। जब कोई इंडियन यहाँ से फॉरेन चला जाए और वहीं सेटल हो जाए और वही शादी कर ले, वो फॉरेनर से ही शादी कर ले, तो सिर्फ इंडियन नहीं गया, उसके डीएनए भी चले गए, उसके जीन भी चले गए। बात समझ रहे हैं? ऐसा होता है। जैसे कोई इंडियन लोग हैं, चाइना में चले गए, किसी चाइनीज से शादी कर ली, तो सिर्फ वो इंडियन नहीं गया, उसके डीएनए भी चले गए। अब इंडियन मैरिज विथ चाइनीज फीमेल, तो जो बच्चा बनेगा उनका, उसमें कितने प्रकार के डीएनए आएंगे? दो प्रकार के, इंडियन और चाइनीज। इसको बोलते हैं जीन फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे ये ब्लू कलर की चिड़िया है, सुन ले मेरी बात, वो अपनी कॉलोनी छोड़ के लाल कलर में चली गई। लाल कलर की चिड़िया है, उसकी कॉलोनी छोड़ के ब्लू में चली आई। ये चिड़िया सिर्फ, ये जो ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये उसके जीन में है। ये सिर्फ चिड़िया नहीं गई, उसका डीएनए भी गया। ये चिड़िया यहां से इधर आई, वो अकेली नहीं है, उसका डीएनए भी आया। समझ रहे बात को? ऐसा होता है। दैट इज कॉल्ड एज बेटा जीन फ्लो। तो जीन फ्लो में जैसे आप देख सकते हैं, ये कुछ इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट यहाँ से ग्रीन में जा रहा, तो ये अकेला नहीं जा रहा, उसके जीन साथ में लेके जा रहा। ऐसे होता है ये। अब इमेजिन कीजिए आप, ये ब्लू कलर की चिड़िया अगर यहाँ चली गई लाल कलर के कॉलोनी में, और उसने, अगर ये मेल है और ये लाल कलर की चिड़िया फीमेल है, इनमें अगर मेटिंग हुआ, उनका जो बच्चा बनेगा, तो ऑब्वियसली उसमें वेरिएशन आएंगे ना। क्या आएंगे? तो बताए, ये सिर्फ चिड़िया गई कि उसके डीएनए भी चले गए? डीएनए भी चले गए। दैट इज कॉल्ड एज जीन माइग्रेशन। इससे आपका पॉपुलेशन अनस्टेबल हो जाता है। जरा आप गौर से देखिए, इसमें कितनी चिड़िया थी? 1 2 3 4 5 6। कितनी चिड़िया थी? 6 चिड़िया थी। 6 में से एक चिड़िया कहाँ चली गई? इधर गई ना। तो 6 में से एक चले गए, मतलब यहाँ का पॉपुलेशन हुआ ना अनस्टेबल। क्या हुआ? अनस्टेबल। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, 5 लाल कलर की चिड़िया थी, एक लाल कलर की चिड़िया इधर आई बेटा, तो भी इधर का पॉपुलेशन क्या हुआ? अनस्टेबल। इसका मतलब है, अगर आपके इसमें से एक जन चला जाता है, तो भी आपका पॉपुलेशन क्या हो जाता है? अनस्टेबल। दैट इज कॉल्ड एज द जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। इसमें एक स्टेटमेंट लिखिए, ये लिखो, इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। इट इज द जीन फ्लो फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। It is a gene flow from one population to another. हो गया सर जीन फ्लो की बात। इसकी डायग्राम देखते हैं। देख डायग्राम कैसे बनेगी। जैसे मैंने बोलना, ये कॉलोनी ए है, ये कॉलोनी बी है। हाँ, इस कॉलोनी में लाल कलर का पॉपुलेशन है, इस कॉलोनी में इस कॉलोनी में येलो कलर का पॉपुलेशन है। अब ये लाल कलर का पॉपुलेशन येलो में चला गया, येलो वाला पॉपुलेशन लाल में आया। जब वो ऐसा होगा, तो ये पिक्चर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, है ना। ये पिक्चर आपको ऐसे कुछ मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे पीले कलर का पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा है, लेकिन उसमें कुछ रेड पॉपुलेशन मिक्स हुआ है। इसमें लाल पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा है, उसमें कुछ पीले कलर का पॉपुलेशन मिक्स हुआ है। आपको नहीं लगता ये कुछ अलग कॉलोनी बन गई है? ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि सर यहाँ के कुछ लोग उधर चले गए, उधर कुछ लोग इधर आ गए। दैट इज कॉल्ड एज मिक्सिंग हुआ बेटा। इससे आपका जो पुराना पॉपुलेशन है वो क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। क्या हुआ? तो पॉपुलेशन डिस्टर्बिंग के लिए पहला फैक्टर है जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन। ठीक है, इससे क्या होता है?
अगर यहाँ पे सर होता है जीन माइग्रेशन, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। हमें ये भी ध्यान रखना है कि नया स्पेसीज बनने में जीन फ्लो जिम्मेदार है, नया प्रजाति बनने में जीन फ्लो जिम्मेदार है, क्योंकि आपके यहाँ के डीएनए उधर जा रहे हैं, वो डीएनए उनके साथ मिक्स हो रहे हैं, तो नया ही कुछ डीएनए बन रहा है, तो नया प्रजाति बन रहा है। समझ रहे बात को? हाँ, जैसे अगर लाल कलर और पीला कलर मिक्स हुआ, ये पेरेंट्स है, लाल और पीले पेरेंट्स है, मिक्स हो गए, तो उसके बच्चे में दोनों कैरेक्टर आ गए ना बेटा, लाल और पीला। आपको नहीं लगता कुछ नया कैरेक्टर उसमें आ चुका है? उसको आप हाइब्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड, तो न्यू स्पेसीज। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ हाँ। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, जीन फ्लो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज। जीन फ्लो responsible for formation of new species. Gene flow responsible for formation of new species. ठीक है, आप डायग्राम घर पे बना लेंगे ना, इसको बना लेंगे डायग्राम ये घर पे? क्लियर हो गया ना क्या था ये? हाँ सर, जीन फ्लो समझ में आया, जीन फ्लो क्लियर हुआ। दूसरी बात करते हैं, दूसरा हेडलाइन लिखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है बेटा? चलो ध्यान से सुनो अभी, ये जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है। हेडलाइन लिखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाना किसी बड़े हादसे से। वो हादसा कुछ भी हो सकता है, मैन मेड या नेचुरल। एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन किसी हादसे से खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है अप एंड डाउन होते जाना किसी पॉपुलेशन का। यहाँ पे आपको दो तरह के प्रजातियां दिख रही है, ग्रीन कलर और ये स्किन कलर का इंसेक्ट है। ये दोनों प्रजाति यहाँ पे है, लेकिन एक पैर, ये पैर इसको नहीं पता, इस आदमी को, उसका पैर इस इंसेक्ट पे जाके गिरा। तो जैसे इसका पैर इस इंसेक्ट पे जाके गिरा, तो ये कॉलोनी देखना आप, ये कॉलोनी एकदम से खत्म हो गई। ये कॉलोनी में लगभग आप 3 मेंबर थे, 1 2 3 मेंबर थे, 2 मेंबर के ऊपर पैर गिरा, बाय चांस हुआ ये। तो आप देख सकते हैं उसका एक ही पॉपुलेशन, एक ही मेंबर बचा है, बचा एक मेंबर। इसका मतलब सर एक पर्टिकुलर कॉलोनी का जो पॉपुलेशन है वो तुरंत खत्म हुआ। क्यों? बाय चांस। ये कुछ भी हो सकता है, ये नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इस कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन एकदम से खत्म हो जाना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह के यहाँ पे मेंढक है, एक लाल कलर का है, एक स्किन कलर का, एक ग्रीन कलर का है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद हमें पता चला कि एक प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई सर। इसमें से कौन सी प्रजाति खत्म हो गई? देखो, कंपेयर करो, ये प्रजाति और ये बी कॉलोनी, कौन सी कॉलोनी खत्म हो गई बी में? तो ये लाल कलर नजर आ रहा है आपको? आ रहा है नजर? इसका मतलब एक प्रजाति क्या हो गई सर? खत्म हो गई है। इट्स कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? हाँ। अब इसी को हम कंसेप्चुअली देखते हैं अभी, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। सुनते जाओ। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, वो ध्यान से सुनो। सुनो बेटा, सर एक कॉलोनी है, यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान से सुनना। एक कॉलोनी है, जिस कॉलोनी में रेड कलर की कॉलोनी है, ये 3 है,
उसमें येलो कलर की कॉलोनी है, ये 4 है, ठीक है बेटा। हाँ, या फिर मैं ऐसे काम करता हूँ सर, रेड कलर की कॉलोनी है, ये भी 4 ही लिखता हूँ और इसको बढ़ा देता हूँ, ये लिखता हूँ मैं 6, 10 बराबर होगा। बोल, लाल कलर की कॉलोनी कितनी है? 4, और येलो कितनी है? 6। इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ वो देख। पहले सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ जीन पूल की। ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में कंसेप्ट है जीन पूल। अब ये जीन पूल क्या है सुनो, यहाँ पे आपको लाल कलर की प्रजाति कितनी नजर आ रही है? 4, और येलो कितनी आ रही है? 6। कितने हो गए कुल मिला के? 10। मतलब टोटल स्पेसिस कितनी है? टोटल स्पेसिस कितनी है? दैट इज जीन पूल, दैट इज, समझ में आया? टोटल प्रजाति कितनी है? 10। ओके सर, जीन पूल हो गया। अब मुझे ये बताओ, आउट ऑफ 10 लाल कितनी प्रजाति है? 4। इसको बोलते हैं बेटा जीन फ्रीक्वेंसी। जीन और अलील फ्रीक्वेंसी, अलील फ्रीक्वेंसी, जीन और अलील फ्रीक्वेंसी। पहले मैं रेड कलर के लिए ड्रॉ करूं, रेड कलर के लिए ड्रॉ करूं। मेरी बात सुनना, परसेंट में आंसर निकालना इसका। कैसे निकाले बता? लाल कलर की प्रजाति कितनी है? 4। आउट ऑफ जीन पूल कितना है? 10 इंटू 100। बताओ आंसर क्या निकलेगा परसेंट में? हाँ, 40%। कितना? मतलब सर लाल कलर की प्रजाति का अगर मैं परसेंट के हिसाब से जीन फ्रीक्वेंसी पूछूं, क्या पूछूं, तो वो कितने परसेंट में आती है? 40% में आती है। वैसे ही अगर मैं येलो कलर के बारे में आपसे पूछूं, बताओ येलो कलर का जीन फ्रीक्वेंसी कितना है? जीन फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या बोलेंगे सर? परसेंट में आंसर निकालो, कितना होगा? सर आपने क्या ड्रॉ किया बेटा? मैंने आपको पहले बोला, मैंने आपको बोला बेटा अलील फ्रीक्वेंसी या फिर जीन फ्रीक्वेंसी। दो बातें याद रखो। व्हाट इज जीन पूल? इट इज अ सम ऑफ ऑल जीन्स, इट इज अ सम ऑफ, इट इज अ सम ऑफ, दैट इज जीन पूल। व्हाट इज जीन फ्रीक्वेंसी? ये होती है उस पर्टिकुलर प्रजाति के बारे में। जीन पूल ओवरऑल होता है। जैसे कि यहां मैं ओवरऑल क्लास के बारे में बात करूं, बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए उसमें, ये हो गया जीन पूल। लेकिन अगर मैं जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूं, तो बॉयज अलग होंगे और गर्ल्स अलग होंगी। आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। समझ में आया? ऐसे होता है। ये लिख लो, जीन पूल क्या है। तो पहले जीन पूल का मीनिंग लिखता हूं, सम ऑफ ऑल जीन्स, और ये है 10। जीन पूल, जीन फ्रीक्वेंसी, जीन को और एक नाम है अलील फ्रीक्वेंसी। हाँ सर, हमें समझ में आया। अब इसके ऊपर बताइए कि हमें क्या पढ़ना है। बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट, लेकिन कोडिंग के फॉर्म में, मतलब जीन पूल के और जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में बताऊंगा मैं यहाँ पे। जीन
राइट ड्रिफ्ट को लेके। देखो क्या बोला है, ये स्टेटमेंट याद रखना, चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जीन या अलील फ्रीक्वेंसी के बारे में। कौन सी फ्रीक्वेंसी? अरे तो बोलेंगे सर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी आ गई बीच में, तो मैं आपको वही बताने वाला था, ये ड्रिफ्ट में क्या होता है। अब ड्रिफ्ट में क्या होता है देखो, यहाँ ग्रीन कलर का पॉपुलेशन है, टाइम बेटा आणखी ठीक है लक्ष दे चालला जाईल तो, ये ग्रीन कलर पॉपुलेशन है, इनका खुद का एक फ्रीक्वेंसी है, और ये स्किन कलर के पॉपुलेशन है, इनका भी खुद का फ्रीक्वेंसी है। अचानक से एक हादसा हुआ, कौन से पॉपुलेशन की जीन फ्रीक्वेंसी कम हो गई? ग्रीन की स्किन कलर वाला, इसका क्या कम हुआ? जीन फ्रीक्वेंसी कम हो गया। क्या कम हो गया? ये पता चल रहा है ना क्या हो रहा है, तो इसका कम हुआ सर जीन फ्रीक्वेंसी, एक ही बचा सर, वो मैं वो बात कर रहा हूं। यहाँ पे लाल कलर के 3 मेंढक है, स्किन कलर वाले 1 2 3 4 5 मेंढक है, हरे कलर के कम से कम 2 मेंढक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं पूरा जीन पूल गिनूं, अगर मैं जीन पूल की बात करता हूँ, क्या की बात कर रहा हूँ? जीन पूल, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जन है ये, दैट इज कॉल्ड एज जीन पूल। लेकिन अगर मैं जीन फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो जीन फ्रीक्वेंसी कैसी होती है? हर एक के लिए अलग अलग होती है। 10 में से 3 लाल कलर, 10 में से 5, 10 में से 5 कौन है पता है ना, ये स्किन कलर, और 10 में से 2 क्या है? ये ग्रीन कलर। रिपीट करो, पूरे कितने है ये? 10 जन। 10 क्या हुआ? जीन पूल। इसमें जीन फ्रीक्वेंसी बताओ, बताइए लाल कलर कितने हैं, हाँ स्किन कलर कितने हैं, और ग्रीन कलर कितने हैं? तो ऐसा होता है पॉपुलेशन। लेकिन जैसे वो दूसरे फेज में आता है, पॉपुलेशन चेंज हुआ सर, इसमें जीन पूल भी चेंज हुआ सर। जीन पूल चेंज हुआ क्या? देखो एक बार, 10 जने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ जीन पूल बराबर है। अरे भाई यहाँ पर भी कितने थे, यहाँ पर भी कितने हैं, मतलब कौन बराबर है? क्या चेंज हुई? जीन फ्रीक्वेंसी। लाल कलर कहीं नजर आ रही है आपको? मतलब लाल कलर का जीन फ्रीक्वेंसी वाला वो जो टॉपिक था वो खत्म ही हो गया, बराबर है। हाँ बताओ, यहाँ स्किन कलर वाले कितने थे, यहाँ कितने हैं? मतलब क्या बढ़ गई? जीन फ्रीक्वेंसी किसकी? स्किन कलर वाले की। यहाँ ग्रीन कलर के मेंढक कितने थे, यहाँ कितने हैं? मतलब वो भी बढ़ गया। तो क्या बढ़ गई बेटा? जीन फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसी को बोलूं बेटा चेंज जीन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलूं? यहाँ सर अलग है वो, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे वो स्किन कलर वाले 5 है, यहाँ पे स्किन कलर 6 हो गए। इसी का मीनिंग मैं किसकी बात करूं? चेंज इन फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, सर हो गया ये? हाँ सुन ले मेरी बात सर, इसमें मैं आपको ये चीज समझाता हूं। पहली फेज, दूसरी फेज, तीसरी फेज, सुन ले बेटा। लाल कलर की कॉलोनी है 5, येलो कलर की कॉलोनी है 4, और ब्लू कलर की कॉलोनी जो है वो है बेटा यहाँ पे 6, बराबर है। हाँ पूरा गिन कितना हुआ? 15 हो गया। अरे 5 और 4 और 6 कितना हो गया? मतलब यहाँ का जीन पूल कितना है? 15 हो गया जीन पूल, बराबर है। हाँ अब क्या चेंज होता है बताओ मुझे आप। देखो लाल कलर की प्रजाति हो गई 4, येलो कलर की प्रजाति जो है येलो कलर की हो गई 3, और बेटा जो ब्लू कलर की प्रजाति है वो हो गई 7। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर कौन कौन सी प्रजाति का जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ? जीन पूल तो चेंज ही हुआ, पूरा कैलकुलेशन ही बिगड़ गया। मेरा यहाँ पहला मतलब है पॉपुलेशन चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? यहाँ 15 पॉपुलेशन था पूरा मिला के, यहाँ पे कितना हो गया बेटा? अभी 14 हुआ। उसके साथ और एक बात चेंज हो गई, कौन सी? जीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ लाल कलर कितने थे, यहाँ कितने आ गए? आपको लगता है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। यहाँ पीले कलर कितने थे, यहाँ कितने आ गए? चेंज हुआ। यहाँ पे ब्लू कितने थे, वो कितने हो गए? चेंज हो गई। और सेम कहानी इधर है, लाल कलर के अभी 6 हो गए, हाँ
येलो कलर वाले 5 हो गए और ब्लू कलर वाला जो है वो 3 हो गया, वापस नहीं 3 हो गया। अब बताओ वापस से क्या चेंज हुआ? जिन फ्रीक्वेंसी। तो ये जो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, उसी चेंजेस को मैं बोलूंगा बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलूंगा? ऐसे इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। अप डाउन अप डाउन, कोई बढ़ता है कोई कम होता है, कोई बढ़ता है कोई कम होता है, ऐसे। इज दैट क्लियर? हाँ। तो एक स्टेटमेंट लिखो, व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। in a population in a population changes in gene frequency in a population changes in gene frequency in a population changes in gene frequency from one generation to next generation, from one generation to next generation। हो गया? क्लियर हुआ अभी वो? हाँ। किसी को अगर ये मैंने क्या डिफरेंस लिख के, अगर वो आपको किसी को लिखना हो तो आप ऐसा लिख सकते हो एग्जाम्पल के फॉर्म में। ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, इसमें लाल कलर की प्रजाति 5 थी और येलो कलर की 4 थी। यहाँ पे लाल कलर की 3 हो गई है, येलो कलर की लगभग 7 हो गई है। इसका मीनिंग समझ में आया सर कि प्रजाति चेंज हो गई सर, मतलब उसका नंबर। ठीक है, आगे बात करें। अब ये ड्रिफ्ट 2 प्रकार का होता है, सुन ले मेरी बात। एक का नाम है बॉटल नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट आईएमपी है, और दूसरे का नाम फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट। चल सुन ले मेरी बात। पहला बॉटल नेक इफेक्ट। सर सुनो रे, सर एक बॉटल है, एक बॉटल है, मेरी बात सुनना, और इसकी गर्दन है। आपको पता है इसका नाम बॉटल नेक इफेक्ट क्यों है? बताओ इस बॉटल में सबसे कम जगह कौन सी है? ये बॉटल की बॉडी की, बॉटल की गर्दन? सबसे कम जगह कहाँ है? बॉटल की नेक, मतलब कम जगह वाला, कम जगह वाला। यहां पर इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे टाइगर की प्रजातियां हैं। कौन सी प्रजातियां हैं? टाइगर की प्रजातियां हैं। सर ये ढेर सारे टाइगर हैं इधर, मतलब टाइगर का काफी बड़ा पॉपुलेशन है सर। लेकिन क्या हुआ सर, हंटिंग बहुत ज्यादा हुई। हंटिंग इतनी हुई सर कि टाइगर कितने बचे, तो अपनी कोड भाषा में बताऊंगा टाइगर कितने बचे। टाइगर उतने ही बचे जितनी बॉटल की गर्दन होती है। समझ जाना मीनिंग। देख टाइगर कितने हैं सर? टाइगर बहुत ज्यादा है। हंटिंग हुआ, टाइगर कितने बचे सर? टाइगर उतने ही बचे बेटा जितनी बॉटल की गर्दन होती है, मतलब कम बचे। मीनिंग क्या है? कम बचे। बॉटल के ने कितने बचे, मतलब कम बचे, है ना। जैसे एक मन है, अति तेथे माती, इसका मीनिंग समझ में आया आपको? तो सर यहां पॉपुलेशन कितना बचा? लिस्ट पॉपुलेशन लेफ्ट। लाइक नेक्स्ट साइज, या फिर वो छोड़ो, इसी का नाम है बॉटल नेक इफेक्ट। मतलब इतना कम पॉपुलेशन बचा सर, इतना कम पॉपुलेशन बचा कि बॉटल के गर्दन इतना। इसका मीनिंग ही समझ में आया कि पॉपुलेशन क्या हो गया बेटा? कम हुआ। मैं 2 जगह पॉपुलेशन लिखता हूं, बता, यहां पॉपुलेशन लिया मैंने और यहां पॉपुलेशन। कहां का पॉपुलेशन ऑब्वियसली कम होगा? जो पॉपुलेशन कहां है उसके गर्दन में है, इतना पॉपुलेशन कम बचा। अगर वो भी हमने मार दिया तो फिर वो बचेगा ही नहीं कुछ, पूरी खाली बॉटल बोलेंगे। ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट हुआ? बॉटल नेक इफेक्ट। कौन सा हुआ? हाँ, बॉटल नेक इफेक्ट।
ठीक है। हाँ, दूसरा देखो फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है सुनो। सर एक कॉलोनी होती है, उसमें 3 जन रहते हैं, या फिर हाँ ठीक है 3 जन रहते हैं, ए, बी और सी। इसमें 3 प्रजातियां रहती हैं। उसमें क्या हुआ, मेरी बात सुन बेटा, उसमें एबीसी में एक प्रजाति जो है बड़ी कॉम्पीट कर रही है दूसरे प्रजातियों के साथ खाने को लेके, भोजन ही नहीं है वहां पे। तो ये सी नाम की प्रजाति कॉम्पीट कर रही है बाकी 2 प्रजातियों से, और उसको फील हुआ कि मेरा यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है, अभी तो मैं मर जाऊंगा कंपटीशन के केस में। तो सी नाम के प्रजाति ने खुद की लोकेशन चेंज की और वो एक नए आइलैंड पे चली गई, नए जगह चली गई, नए कॉलोनी में चली गई, और वहां जाके उसने सिर्फ खुद का पॉपुलेशन बढ़ाया, खुद के स्पेसीज का। अब आपको सिर्फ वहां पे कौन सी कॉलोनी मिलेगी, सी कॉलोनी मिलेगी। इसका मतलब है सर एक आइलैंड था वो पूरा खाली था, यहाँ पे ये सी कॉलोनी चली गई और वहां पे उसका पॉपुलेशन एक्स्टेब्लिश हो गया। ये कौन सा इफेक्ट हुआ बेटा? फाउंडर का मतलब वही होता है कि पहली बार जो जाए उसी की कॉलोनी वहां पे बच जाए। ऐसा हुआ था डार्विन फिंचेस के साथ। वो कहानी याद है आपको, डार्विन फिंचेस वाली कहानी? क्या बोला सर आपने डार्विन फिंचेस के बारे में? सर वो पहले आइलैंड पे था, अमेरिका में था, वहां पे वो सीड खाता था। क्या खाता था? फिर वहां से वो गैलापागोस चला गया। अब वो गैलापागोस जाने के बाद उसको सीड तो मिला नहीं, क्या मिला उसको? फ्रूट मिला, इंसेक्ट मिला। फिर उसने जैसे इंसेक्ट मिला तो उसने वो हैबिट बना ली ना इंसेक्ट खाने वाली। उसकी बीक कैसी हुई? जैसे इंसेक्ट खाने के लिए जो बीक चाहिए वो हो गई। समझ रहे बात को? मतलब सर उस आइलैंड पे अभी जो फिंचेस है वो सीड ईटिंग वाले भी है, इंसेक्ट वाले भी है। मतलब वहां जाने के बाद जैसा खाना आपको मिलेगा वैसे आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। हो गया आप एडप्ट वहां पे, और आपका ही वहां पे फिर कॉलोनी बसेगा। जैसे एक आइलैंड है, वहां पे जितने फिंचेस है वो सब इंसेक्ट खाने लायक है, वो सब इंसेक्ट वाले मिलेंगे आपको। एक दूसरा आइलैंड है जहाँ फिंचेस जो आपको मिल रहा है वो सब के सब फ्रूट खाने वाले हैं। क्या खाने वाले? फ्रूट। हो गया फाउंडर इफेक्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? ये सर ये हो क्या रहा है बेटा? ये हो रहा है कि पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है, पॉपुलेशन डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे सर एबीसी रहता था, अब सी ने जगह छोड़ दी, यहाँ पे सिर्फ सी आया, सर पॉपुलेशन डिस्टर्ब हुआ। सर वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन तो कितनी थी सर, कितनी कम बची सर? पॉपुलेशन इफेक्ट हुआ। जहां पॉपुलेशन डिस्टर्ब होता है वहां पे जीन पूल डिस्टर्ब होता है, वहां पे उसकी जीन फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। समझ रहे हैं? ऐसा लिख लो इसे। जिला की ड्रिफ्ट का और एक नाम था सी वॉल राइट इफेक्ट। सी वॉल सेल क्यों लिखा? SEA, सी वॉल राइट इफेक्ट। ये है लिस्ट पॉपुलेशन लेफ्ट, बहुत
कम पॉपुलेशन बचा है। और यहाँ पे इसका था मैक्सिमम पॉपुलेशन, यहाँ पे इसका था मैक्सिमम पॉपुलेशन। हाँ हो गया सर, हमें इतना क्लियर हुआ कि सी वाली कॉलोनी वहाँ से छोड़ के चली आई, वहाँ पे एक नया उसने कॉलोनी बनाया, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वो सरवाइव किया, एडप्ट किया, सरवाइव किया, रिप्रोड्यूस किया, बच्चे बने, ग्रो अप हुए, कुछ नया प्रजाति बनने में है यहाँ पर सी वाले कॉलोनी में। ठीक है सर, खत्म हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट। आपने जो हेडलाइन लिखा था जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसके आगे आपने डेफिनेशन क्या लिखा था, इसका मीनिंग क्या लिखा, चेंज इन अ पॉपुलेशन, क्या लिखा था, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, यही लिखा था ना। हाँ हाँ, उसमें और एक उसी के बाजू में एक स्टेटमेंट लिखो, जगह हो तो, या नए नए इसमें लिखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में ये लिखो, रैंडम चेंज इन, जो एनसीईआरटी की लाइन है वो लिख रहे हैं आप, रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी, randomly change in gene frequency in a small population, random change in gene frequency in a small population, by chance, by chance। सर ये बाय चांस कहाँ से आया, बाय चांस मैंने पहले बोला, लिख लोगे आपका, कोई घटना घटी, बाय चांस कोई पॉपुलेशन अचानक से कम हो गया, जैसे मेरे, ये काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, मेरे सामने दो कलर की चिटियां है, लाल और काली चीटी, दो ही होती है ना, और कोई होती है पीली वगैरह नहीं, मेरे सामने दो चिटियां है, लाल चीटी 10 है और काली चीटी 6 है। अब मैं जब चल रहा हूं तो मेरे पैरों के नीचे काली चीटी आ गई, लाल बाजू में थी इसलिए, अब काली चीटी में 3 चिटियां मर गई, तो काली चीटी का पॉपुलेशन क्या हुआ, अल्टीमेटली कम, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम, और वो मेरे पैरों से हुआ ना बेटा, अब मैंने जानबूझ के किया क्या, बाय चांस। ऐसा ही ज्योग्राफिकल कुछ कुदरती ऐसे बहुत सारे कैलेमिटीज होते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक का आना, बाढ़ का आना, बिजली का होना, ऐसे बहुत चीज़ें हैं, उससे कुछ प्रजाति अपने आप मर जाती है, वैसा जो उसको सह सके वो रहेगा, जो नहीं सहेगा वो मर जाएगा। ओके, क्या आप इसे वर्टिकल देख सकते हैं, कौन सा इफेक्ट है ये, फाउंडर इफेक्ट। क्या लग रहा है आपको, लाल कलर पीला कलर कॉलोनी मिक्स था, लाल कलर ने कॉलोनी छोड़ दी, किसी और आइलैंड आके जाके उसने खुद का घर बसाया, आपको दिख रहा है सिर्फ कौन सी कॉलोनी बस रही यहाँ पे, ये कौन सा इफेक्ट हुआ, फाउंडर इफेक्ट। वेरी गुड, नेक्स्ट थर्ड लिख बेटा, म्यूटेशन। क्या लिखा तूने, म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब पता है आपको, डीएनए में चेंज होता आता है, ऐसा कुछ डीएनए में चेंज वगैरह होता है। लिख पहला स्टेटमेंट, इट रिजल्ट इन, म्यूटेशन से क्या हो सकता है सर, कॉलोनी तो चेंज होती है सर, क्या होता है और, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप।
इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। लिखो, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप एंड न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन, न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन एंड न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन। और न्यू प्रजाति बनने को, न्यू स्पेसीज फॉर्मेशन को बोलते हैं अपन स्पेसिएशन। ये शब्द याद रखो। क्या लिखा आपने? न्यू स्पेसीज, न्यू स्पेसीज दैट इज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन का मतलब है नया प्रजाति बनना। चलो बात सुनो। सर एक कॉलोनी है जहां बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। बेटा ये बैक्टीरिया है, लाल कलर वाला कौन है? बैक्टीरिया है सर। ये हमने यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए कुछ मीडिया रखा। ये बड़ा खतरनाक, मतलब अच्छा मीडिया है। एक खासियत है, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है। मैं पॉइंट क्या लिख रहा हूँ देखो, इसमें एंटीबायोटिक नहीं है, मीडिया में एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक लेस मीडिया है। फिर क्या किया? इसको ग्रो होने दो, बैक्टीरिया को ग्रो होने दो, इसकी ग्रोथ होने दो। ग्रोथ होने के बाद आपको बैक्टीरिया बड़ा हुआ मिलेगा, मतलब इनके बच्चे बनेंगे, क्योंकि वो करेंगे माइटोसिस वगैरह, तो इनके बच्चे बनेंगे। मल्टीपल बैक्टीरिया बना बेटा, मल्टीपल बैक्टीरिया आया, ठीक है। फिर आपने वहां पे एक गेम खेला। कौन सा? इसको अचानक से सरप्राइज दिया। क्या सरप्राइज दिया? आपने क्या किया? इसके मीडिया में आपने एंटीबायोटिक डाल दी, एंटीबायोटिक ऐड कर दी बेटा। एंटीबायोटिक आपने क्या कर दी? एडिशन। जैसे आपने मीडिया में एंटीबायोटिक डाल दी बेटा, उसके चक्कर में सिर्फ गिने चुने बैक्टीरिया वहां बचे और बाकी सब मर गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये 3 बैक्टीरिया क्यों बचे, बाकी क्यों मर गए? क्योंकि पहले जो आपने लिया था वो एंटीबायोटिक थी क्या? जैसे आपने एंटीबायोटिक डाली सिर्फ उतने ही बचे, बाकी मर गए। मर गए क्यों मरे? जब जो मर गए वो लड़े नहीं, इस एंटीबायोटिक खिलाफ लड़े नहीं, मर गए। और जो बचे उन्होंने खुद के अंदर एक कैरेक्टर डेवलप किया। उस कैरेक्टर का नाम है बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर? मतलब एंटीबायोटिक से लड़ने वाली शक्ति उन्होंने क्रिएट की खुद के अंदर, ऐसा। तो ये जो बचे ना, यही सबसे बड़ी चीज है। ये जो बैक्टीरिया आपको दिख रहा है लाल कलर का, ये लाल कलर का जो बैक्टीरिया है, इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ये क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। अब क्या होगा? ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया वहां पे सरवाइव करेगा, जिएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई होगा, मतलब प्रोजेनी बनाएगा, और सबसे लास्ट में वो बना सकता है न्यू स्पेसीज, नया प्रजाति बना सकता है, मतलब स्पेसिएशन। रिपीट करता हूं मैंने एक प्लेट लिया, मीडिया में कौन एब्सेंट था? एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया ग्रो हुआ अच्छे से, बैक्टीरिया ग्रो हुआ सर, अचानक से मैंने उनको सरप्राइज दिया। क्या डाल दिया? क्या उसमें ऐड कर दिया? जैसे एंटीबायोटिक आ गए बेटा, उसमें सारे बैक्टीरिया, मैक्सिमम बैक्टीरिया मर गए, क्योंकि वो रेडी नहीं थे उस बात को। वो रेडी नहीं थे, वो चले गए। और जो रेडी थे, अब इनको नहीं पता कि एंटीबायोटिक आने वाली है फ्यूचर में, लेकिन उन्होंने तैयारी पहले से किया था। उन्होंने अभी तैयारी नहीं किया, जब वो मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ ना, बीच में और स्टेप आती है इसकी। जब उन्होंने मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया, तभी उनके अंदर कैरेक्टर आ गया बेटा कि हमको लड़ना है फ्यूचर में एंटीबायोटिक से। और मौका आ गया, मैंने मौका दिया उनको, एंटीबायोटिक में डाल दी, बच गए। ऐसे बनता है नया प्रजाति, ऐसे बनता है नया प्रजाति, न्यू स्पेसीज। समझ में आया? अब बताओ इन बैक्टीरिया में ऐसा क्या हुआ होगा कि जो बच गए? बेटा इनमें हुआ म्यूटेशन। क्या हुआ? मतलब उन्होंने क्या किया? खुद के डीएनए में चेंज कर दिए। जो मर गए उनमें म्यूटेशन नहीं हुआ, जो बच गए
उन्होंने खुद के डीएनए को चेंज किया, ऐसा डीएनए परफेक्ट बनाया जो एंटीबायोटिक से लड़ सके। इज दैट क्लियर? तो कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? म्यूटेशन। कल हमने एक म्यूटेशन की थ्योरी पढ़ी थी, वो झगड़ा हुआ था डार्विन और, वेरी गुड, याद है पॉइंट? हाँ, लिख लो इसे म्यूटेशन थ्योरी में। चलो लियोन, हाँ, ओके। हाँ सर, तीन चीज़ें हो गई आपने पढ़ाई वाली। पहला जीन फ्लो हुआ, दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ, और तीसरा बेटा कौन हुआ इधर? म्यूटेशन। उसमें दो छोटी बातें बाकी हैं। एक का नाम है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आपने 5 कैरेक्टर लिखे थे ना, 5, याद है 5? उसमें 3 हो गए, 2 बाकी। एक का नाम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एक का नाम क्या? नेचुरल सिलेक्शन। 2 टॉपिक अभी हो जाते हैं। लिखो नेक्स्ट, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सिंपल है ये, बहुत सिंपल है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। ये आपका 4th नंबर का पॉइंट है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। भाई इससे भी आपका पॉपुलेशन चेंज हो सकता है, इससे भी आप में नया प्रजाति बन सकता है, ये न आपके पॉपुलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, ये नया प्रजाति बना सकता है, ये प्रजाति में वेरिएशन ला सकता है, क्योंकि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस होता है। बेटा ये कब होता है? ड्यूरिंग मियोसिस, स्पेशली मियोसिस 1 में होता है। मियोसिस 1 में स्पेशली प्रोफेज 1 में होता है। प्रोफेज 1 में एक स्टेप आती है बेटा, पैकेटिन। कौन सी स्टेप? याद है? ना पढ़ाया था मैंने सेल डिवीजन, वो पहली प्रोफेज 1 में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन। पैकेटिन में हमने देखा था सर कि क्या हुआ था। सर हमने एक चीज ऑब्जर्व किया था कि वेरिएशन कैसे आते, पॉपुलेशन में चेंज कैसे आते, है ना? तो हमने सर ये बात किया था, जैसे एक क्रोमोसोम है, उसी के बाजू में ये दूसरा क्रोमोसोम है। अब इनमें क्रॉसिंग हुआ करता था। जब इनमें क्रॉसिंग होता है तो नया प्रजाति बनना ही है 100% में, है ना? इनमें अगर क्रॉसिंग होता है तो नया प्रजाति बनना ही है।
जब हुआ इसको बोलते रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। इसी पॉइंट का नाम है क्रॉसिंग ओवर। फिलहाल लिखो मत। और सर नया प्रजाति बनेगा, जब नया प्रजाति बनेगा तो कुछ इस तरह होगा। नया प्रजाति बनेगा तो कुछ इस तरह होगा। ये आ गया इसको ये, और इसको ये आ गया ये, और सेम केस ऊपर है। इसमें ये आधा कैरेक्टर आएगा और ये आधा कैरेक्टर आएगा। कुछ समझ में आपको? अरे दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन ना। कौन है ये? और इसी का मतलब है नया प्रजाति बनने में है। दैट इज अ वेरिएशन। क्लियर हुआ? तो रिकॉम्बिनेशन में कुछ मत लिखो, बस इतना लाइन लिखो। लिखो इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। इट इज अ क्रॉस बिटवीन it is a cross between two homologous chromosome and cause variation and cause variation and cause variation cause variation। अब ये लिखे हुए कब होता है, ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। इट ऑकर ड्यूरिंग मियोसिस वन। इट ऑकर ड्यूरिंग मियोसिस वन। इट ऑकर ड्यूरिंग मियोसिस वन। It occur during meiosis 1. It occur during meiosis 1. देखो भाई, ब्लू में रेड कलर आया, रेड में ब्लू कलर आया, सर मिक्सिंग हो गया। सर हो गया आपके 4 पॉइंट। एक बार गहरी सांस लो। तुम्हें ना पढ़ाई करते वक्त हर 15 मिनट में एक गहरी सांस लेते जाओ। ये बहुत बड़ा वी कैन से, ये बहुत अच्छा ब्रेक होता है। ये बहुत बड़ा ब्रेक होता है जिसमें आप खुद को फ्रेश करते हो। आपका फ्रेश होने का तरीका पता है क्या होता है? घर में मुझे पेरेंट्स के जैसे कॉल आए थे, बोले थे वो लोग, सर ये बोलता है कि मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, अब मैं 15 मिनट मोबाइल देखता हूँ। 1 घंटा मैंने पढ़ लिया, 15 मिनट मोबाइल देखता हूँ। ये तरीका है फ्रेश होने का। मैंने बोला वाह, अच्छा है। उससे बेहतर है बेटा 15 मिनट के बाद जब न्यूरॉन ऐसे ब्लॉक हो जाए तो गहरी सांस लो, उसको O2 सप्लाई करो, अपने आप सारी स्ट्रेस निकल जाती हैं। इट इज़ द एंटी स्ट्रेस थेरेपी। थेरेपी कौन सी है ये? हाँ, इट इज़ द कंप्लीट एंटी स्ट्रेस थेरेपी। आप में से कितने बच्चे अदरक की चाय पीते? सिर्फ चाय नहीं, अदरक की चाय पीते। एक काम करते जाओ, अदरक वो चीज़ है, इट इज़ एंटी स्ट्रेस, उसमें मॉलिक्यूल रहते हैं। अगर आपको बहुत स्ट्रेस आ जाए, बहुत स्ट्रेस, तो हल्का सा अदरक का जूस पी लेना, हल्का सा, या हल्का सा उसको खा लेना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तीखा लगेगा नहीं तो। बैच है आपकी? हाँ, तो एक काम करो, अभी कल कंटिन्यू करते हैं। एक काम करो तुम, फिलहाल एनसीईआरटी से आज मत पढ़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में जो शुरू का पोर्शन है, हार्डी वेनबर्ग का इक्वेशन दिया है, वो मैंने पढ़ाया नहीं, वो कल पढ़ाने वाला था। तो जो मैंने किताब में जो आपको से लिख के दिया है भी नोटबुक में, वो पढ़ के आना, नोटबुक का पढ़ के आना। तुम्हारा टेस्ट सीरीज का तुम पढ़ाई शुरू करो,
रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पढ़ाई शुरू करो, रोज का 1.5 घंटा वो टॉपिक पढ़ना। और जिनका पेपर शुरू है अभी